वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के एक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अन्य महत्वपूर्ण शासकों जैसे तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक और कंप्लीट गुलाम वंश और इसके बाद खिलजी वंश को संपन्न कर रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीसीएस एग्जाम की, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन होता है 1325 से लेकर 1351 तक होता है। इसका मूल नाम था मलिक फखरुद्दीन जौना खां। तो मलिक फखरुद्दीन जौना खां किसका वास्तविक नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। उपनाम अबुल मजाहिद के नाम से जाना जाता था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, बलबन के लाल भवन में इसका राज्याभिषेक हुआ है। इसकी उपाधियां उलुग खां, अल सुल्तान, जिल्ली अल्लाह। सिक्कों पर इसकी इस उपाधि का उल्लेख है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्के मिले थे उस पर अल सुल्तान, जिल्ली अल्लाह उपाधि प्राप्त है। इसके पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है 20 मार्च 1351 को। मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगकारी शासन था। ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया करता था, विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता था और दुर्भाग्य था कि इसके अक्सर प्रयोग फेल हो जाया करते थे, जिसके कारण क्या कहा गया कि इसे पागल सुल्तान कहा गया, मूर्ख सुल्तान कहा गया। ऐसी संज्ञाएं इसे दी गई है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले विद्रोह। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्रोह इसी के समय में हुए। सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में कुल 27 विद्रोह, मतलब दक्षिण भारत से 27 विद्रोह निकल कर आए और बाकी अन्य जगह से। प्रथम विद्रोह 1326 ईस्वी में सागर के इक्तेदार बहाउद्दीन गुरसास्प ने विद्रोह किया। उसे गुरसास्प की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। देखिए बहाउद्दीन गुरसास्प ये कहाँ का इक्तेदार था? सागर का। इसने सबसे पहले विद्रोह किया था। अच्छा ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुरसास्प की उपाधि से किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद 1327-28 बहराम आइबा उर्फ किस्लू खां ने मुल्तान में विद्रोह कर दिया। देखिए सबसे पहला विद्रोह जरूर याद रखिएगा। फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब पूछा जाता है तो इस वजह से सबको पता होना चाहिए। बहराम आइबा उर्फ किस्लू खां ने मुल्तान में विद्रोह किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की कठोर दंड नीति के विरुद्ध होने वाला यह प्रथम विद्रोह था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी कठोर दंड नीति थी इसके खिलाफ ये विद्रोह चला था। 1335 ईस्वी में मदुरा, जिसे कि मबर कहा जाता था, अहसान खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। मतलब अहसान खां ने विद्रोह किया और मथुरा को स्वतंत्र करा दिया। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। मतलब इससे विद्रोह करते और विद्रोह करने के बाद विजयनगर साम्राज्य को स्वतंत्र कराते हैं। 1343-44 में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने वारंगल पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पुत्र होते हैं कृष्ण नायक। इन्होंने वारंगल, जो कि वर्तमान में तेलंगाना है, इस पर कब्जा कर लेते और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। 1340-41 में अवध के सूबेदार आइन उल मुल्क ने दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विद्रोह कर दिया था। देखिए अवध के सूबेदार थे, इनका नाम है आइन उल मुल्क। इन्हें कहाँ का सूबेदार बना दिया गया? दौलताबाद का, जिससे ये विद्रोह कर देते हैं। 1347 में दौलताबाद में सत्ताधिकारी नेता हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। हसन गंगू, ये देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हसन गंगू ने किया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह करके स्थापित करते हैं। साथियों आप स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए फिर बताया गया 1341 में मुल्तान में साहू अफगान का विद्रोह होता है। 1339-40 में गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह होता है। 1338 में बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह हुआ और 38-39 में बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह है। 51 में हुआ है अंतिम विद्रोह, गुजरात के मोहम्मद बिन तुगलक के दास तगी ने किया था। तो ये जितने भी विद्रोह है सब याद रखेगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब पूछेगा तो फिर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आगे दिया बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की 5 परियोजनाएं शुरू की तथा ये परियोजनाएं निम्नलिखित थी। बर्नी ने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 परियोजना शुरू किया था। पहला है दोआब कर में वृद्धि। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की जो भूमि, जैसे मान लीजिए एक नदी ये हो गया, एक नदी ये हो गया,
इसके बीच का जो भूमि होता है उपजाऊ भूमि, इसी को दोआब कहते हैं। तो इसने क्या किया था, दोआब कर में वृद्धि कर दिया था। राजधानी परिवर्तन, ये राजधानी परिवर्तित करते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा चलाया जाता है। कराची अभियान और खुरासान अभियान, ये इसके 5 ऐसे योजनाएं जो इन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए दोआब कर में वृद्धि के बारे में बताया गया कि बर्नी के अनुसार उसने दोआब क्षेत्र में 10 या 20 गुना कर वृद्धि कर दी। वहीं फरिश्ता के अनुसार यह वृद्धि 3 से 4 गुना थी। देखिए बर्नी ऐसे बताते हैं कि दोआब क्षेत्र में 10 से 20 गुना कर को बढ़ा दिया गया, और फरिश्ता कहते हैं कि 3 से 4 गुना। अब कर वृद्धि चाहे 3 से 4 गुना या 10 से 20 गुना है तो वृद्धि ना, जैसे जहाँ पर आप 1 रुपये दे रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको 4 रुपये देने पड़े तो आपको कैसा लगेगा, यही काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। और बाकी 10 से 20 गुना का कहना ही क्या है। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं से राजकीय कोष को आर्थिक हानि हुई। इसकी क्षति के लिए उसने दोआब क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर कर में वृद्धि कर दी। देखिए जो ये असफल योजना बनाता है, योजना सफल नहीं होता है, इससे राजकीय कोष में आर्थिक हानि होती, धन संपदा समाप्त हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए क्या करता है, दोआब का जो क्षेत्र है उपजाऊ, यहाँ पर कर में वृद्धि कर देते हैं। दुर्भाग्य से इसी वर्ष इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, और जिस वर्ष इसने वृद्धि किया उसी वर्ष अकाल पड़ गया। किसान एवं जमींदारों से कर वसूलने में सख्ती बरती गई। इस स्थिति में किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया एवं उपज को आग लगा दी एवं शक्तिशाली जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ था जब किसानों ने खेती बंद कर दी। इस प्रकार की सुल्तान की यह भी योजना असफल हो जाती है, क्योंकि इसने क्या किया, इसने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स लेना मतलब सख्ती से लिया गया और उपज हुआ ही नहीं, तो फिर किसानों ने क्या किया, जो भी खड़ी फसल थी उसमें भी उन्होंने आग लगा दी। अब दूसरा यहाँ पर इसमें बताया गया राजधानी स्थानांतरण। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दी। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। देखिए दिल्ली से क्या करते हैं, अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करते हैं। दौलताबाद को ही देवगिरी कहते हैं। फरिश्ता के अनुसार उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को चुना क्योंकि वह इस स्थान से अधिक परिचित था। अब आगे देखिए, यहाँ पर है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसने सांकेतिक मुद्रा का मूल्य चांदी के टका के समतुल्य रखा। अब आप टोकन मनी और चांदी की मनी दोनों की वैल्यू बराबर कर देंगे तो अब देखिए होगा क्या। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित कर दिया गया। अब ऐसे ही समझिए, आज के दौर में अगर ऐसा हो जाए कि 1 रुपए का जो कॉइन आ रहा है ये, और 1 रुपए का सोने का सिक्का, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, फिर क्या होगा, परिस्थिति आप समझ सकते हैं। जनता ने इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बहुत अधिक मात्रा में नकली सिक्के बनने लगे। इसके बदले सुल्तान को खजाने से असली सिक्के देने पड़े, जिससे खजाना खाली हो गया और ये योजना भी विफल हो गई, क्योंकि जनता ने इसे स्वीकार ही नहीं किया। फिर वापस इसे इन्हें लेना पड़ा। आगे खुरासान अभियान। खुरासान अभियान क्या है, सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहां कब्जा करना चाहा। इसके लिए 3,70,000 लोगों की एक विशाल सेना तैयार की तथा 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया। परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई और यह योजना भी विफल रही। मतलब एक जगह अव्यवस्था है, आपने सोचा कि हम यहाँ पर लाभ लेंगे, इसे कब्जा करेंगे, आपने पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही आपकी तैयारी डन हो गई और यहाँ पर भी चीज़ें सामान्य हो गई, अब क्या हो गया कि आपकी तैयारी में जो लागत लगी वो तो फेल हो गया, मतलब वो खराब हो गया। तो यही हुआ था खुरासान अभियान में। कराची अभियान 1337 में होता है। यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू कांगड़ा का मतलब हिमाचल प्रदेश या फिर कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित कराचिल के शासक के विरुद्ध था, जिसमें सुल्तान को जनधन की हानि हुई, परंतु कराचिल के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए, आप उसे परास्त करते उसके बाद वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पर दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली पर बैठने वाले सुल्तानों में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। वह एक अच्छा सुलेखक और कवि भी था। मतलब ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, जानकार था, कवि था। इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो गंगा जल का सेवन करता था और हिंदू त्यौहार जैसे होली इत्यादि को बड़े धूमधाम से मनाता था। तो इसामी ने यह बताया कि पहला ऐसा सुल्तान था जो गंगा जल का सेवन करता था और होली भी मनाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना किसी भेदभाव के पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। राज्यारोहण के तुरंत बाद उसने मोहम्मद नाम अपनाया। तो इसने मोहम्मद नाम कब अपनाया, जब इसका राज्यारोहण होता है उसके तुरंत बाद। एडवर्ड थॉमस ने उसे सिक्के बनाने वालों का सुल्तान एवं धनवानों का युवराज कहा है। जो सिक्के बनाने वाले इनके लिए सुल्तान है और धनवानों का युवराज है। मोहम्मद तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्री मोहम्मद तुगलक का नाम है। आगे यहाँ पर दिए राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को उलुग खां के विजयों का उल्लेख किया गया। इस लेख में उसे दुनिया का खान कहा गया। तो राजमुंदरी अभिलेख, इसमें इसे क्या कहा गया, इसे दुनिया का खान बताया गया।
1328 ईस्वी में सरबन शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का वर्णन पृथ्वी के सभी सम्राटों में मुकुट का मोती कहकर किया गया। मतलब पृथ्वी में पर जितने भी सम्राट हुए उनके मुकुट का मोती कौन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है, ऐसा सरबन अभिलेख में जिक्र किया गया है। उसमें ऐसा शासक बताया गया जिसके काल में दिल्ली में वेदों के गायन से भी पाप भाग जाते थे। आगे मदुरा ज्ञानपुरेश्वर मंदिर का लेख मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के 9वें वर्ष का है। इस लेख में उसे आगे सुल्तान कहा गया है। आगे कुछ पॉइंट यहाँ पर और दिए गए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक दोनों का राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में हुआ था। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ है? लाल भवन में। दोनों ने योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। दोनों ने भू राजस्व कर 50% रखी। दोनों ने खुम्स में से 80% राज्य का हिस्सा माना। दोनों ने गृह कर एवं चारागाहों पर कर वसूला। तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? बलबन का लाल भवन। इन्होंने योग्यता के आधार पर पद दिए और भू राजस्व कर 50% रखा। खुम्स का मतलब होता है लूटा हुआ माल। इसमें से 80% हिस्सा राज्य का है और घरी कर और चरीगर इन दोनों ने लगाया था। जैन जिन प्रभा सूरी का के साथ विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक करता था। वहीं अकबर के साथ विचार विमर्श हरिविजय सूरी। देखिए, जिन प्रभा सूरी ये जैन धर्मगुरु, ये विचार विमर्श मोहम्मद बिन तुगलक से करता था और हरिविजय सूरी ये अकबर के साथ किया करते थे। आगे यहाँ पर और पॉइंट दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर दोनों दो ऐसे शासक हुए जिनकी धार्मिक नीतियों के खिलाफ काजियों ने फतवा जारी किया। अकबर के खिलाफ जौनपुर के काजी मुल्ला यदजी ने फतवा जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ भी फतवा जारी हुआ और अकबर के खिलाफ भी जारी हुआ था। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया है। तो इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य हिंद या फिर सिंध है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर सुल्तान अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है या ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी जाती। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सोने के सिक्के बनवाए थे उसी को इसने दिनार की संज्ञा दी है। आगे यहाँ पर और तथ्य दिए गए। इब्न बतूता 1333 से लेकर 1347 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। तो प्रश्न कई बार बनता है कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था। इसका मूल क्या है? अफ्रीकी है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, किताब उल रेहला ये किसने लिखा? इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होते हैं। जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है किताब उल रेहला, इसी से डाक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। तो साथियों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया। अगली वीडियो में फिरोज तुगलक के बारे में समझेंगे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी होता है। एक एक बिंदुओं को बहुत विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भी पेपर में बनने की प्रबल संभावनाएं रहती है। तो दोस्तों, छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस की, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।